Good morning, students. In previous classes, we have studied about the Finkelstein reaction and Schwarz reaction. In Finkelstein reaction and Schwarz reaction, reactants are same. That is chloro or bromoalkane, chloroalkane or bromoalkane. Whereas in Schwarz reaction, reactant is also same. That is chloroalkane or bromoalkane. Okay, but the reagent are changed and the product is also different. When the sodium iodide in the presence of acetone is taken, then iodoalkane is formed ना। तो यहाँ पर से देख लीजिए, अल्काइल ग्रुप है, ये X है आपका, यहाँ पर X मतलब हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड। तो ये आयोडाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से इसको रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर हम लोगों को अल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग क्लोरो अल्केन ले लें, ब्रोमो अल्केन ले लें और रिएजेंट चेंज कर दें, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, एस्टिबियम फ्लोराइड ले लें, कोबाल्ट फ्लोराइड ले लें, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले लें, तो यहाँ पर आपको ब्रोमाइड जो है फ्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद आपको आर फ्लोराइड बन गया और सिल्वर ब्रोमाइड अलग निकल गया। तो इस तरह से हम लोग को रिएजेंट चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ उसका नाम चेंज हो गया। अगर सिल्वर फ्लोराइड लेकर के हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्टली कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज फ्लोरीन, we cannot take HF directly because these are highly reactive compound, therefore alkyl fluoride is prepared indirectly, ठीक है। और इसके लिए हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड या ये क्या कहा जाता है, ब्रोमो अल्केन लेते हैं या क्लोरो अल्केन लेते हैं, ठीक है। उसका रिएक्शन हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा देते हैं, या जो रिएजेंट आपको चार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें से किसी एक को लेकर के हम लोग अल्काइल फ्लोराइड में बदल देते हैं, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है, तो ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है देन दैट ऑफ द फ्लोराइड ना, और उसको आसानी से वह रिप्लेस कर देता है। आइए, तो ये चीज में जो बोला वही है, इट इज ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज आयोडाइड इज मोर न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमाइड एंड सो ऑन। अब हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। व्हाट इज हंस-डिकर रिएक्शन? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड is treated with halogen in the presence of carbon tetrachloride, then corresponding alkyl halide is formed. This reaction is known as Hans-Dicker reaction, ठीक है। इससे नेम एंड रिएक्शन जितने भी हैं कीजिए क्या कि एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और फिजिकल से जितना भी चैप्टर वाइज फार्मूला है एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक में चले जाइए, तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से जितना भी रिएक्शंस है एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ऐसे मैं कलेक्ट कर दिया हूँ, जिस दिन मूड बन गया डी और एफ ब्लॉक का मैं आपको केमिकल रिएक्शन सब इकट्ठा किया हूँ, भेज दूंगा, ठीक है। उसी तरह से आप चले जाइए सीधे इस चैप्टर में जब आएंगे तो आपको जितना नेम एंड रिएक्शन आ रहा है सबको एक डायरी में, उसी डायरी में लिखते चले जाइए कि इस नेम एंड रिएक्शन में ये रिएजेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ठीक है। नेम एंड रिएक्शन वैसे अच्छा रहेगा। हाँ, तो हाँ जरूरी है बेटा, ये हम लोग करवाते हैं हर एक बैच में, आपको भी करना है और रटना है, इसमें रटना, नेम एंड रिएक्शन याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये होता है, और बार बार देखने से याद हो जाएगा। सुबह उठिए, एक बार मुंह में ब्रश लगाइए, खिंच 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 कीजिए, फॉर्मूला देख लिए, ठीक है। और क्या कहा जाता है, दूसरे दिन केमिकल रिएक्शन देख लिए, तीसरा दिन नेम एंड रिएक्शन देख लिए। एक दिन ऐसा आएगा इस पूरा एक बार में पूरा कॉपी खत्म कर दिए, ठीक है। ब्रश करते करते आपको खत्म हो जाएगा उतने में, ठीक है। तो ऐसा करना जरूरी है, तब जाकर के नेम एंड रिएक्शन होगा। अमृतांश का क्वेश्चन भी था कि सर कैसे याद रखें, तो याद रखने का टेक्निक आपका यही है, ठीक है। आइए हम लोग हंस-डिकर रिएक्शन देखते हैं। तो हंस-डिकर रिएक्शन के बारे में बताया कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हिच इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, जो आप स्क्रीन पर रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब आइए प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज याद रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ओनली पॉसिबल और इट इज इजी इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आपको रिएक्टेंट का नेम चेंज कर देगा, ठीक है, और प्रोडक्ट का नेम चेंज कर देगा, पूछ देगा कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों इजी होता है। जैसे फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आप यहाँ पर टॉलुइन देख रहे हैं, कंपाउंड व्हाइट कलर से बेंजीन है बना हुआ, ऊपर में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये टॉलुइन है, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इन एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक के जगह पर कोई भी कंपाउंड आपका दे देगा। तो आंसर होगा इन द केस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड और इन दिस कंपाउंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हिच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 pi bond, due to which
electrophiles are easily attacks on the benzene ring. और जब बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप हो ना, देखिए इसको मैं पॉइंटर लेकर के समझाता हूं। अगर बेंजीन रिंग पर देखिए इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, और व्हेन द इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, they will pump electron toward the benzene ring so that they will increase the electron density at ortho position. सपोज कि पाई बॉन्ड यहाँ था, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसी पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पाई बॉन्ड जो है से शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा आपको, ठीक है, और यह माइनस चार्ज आप इसको पंप करेगा, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जो है आपका इधर इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल pump electron towards this carbon atom so that this will be shifted at this carbon atom and it will get slightly negative charge. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, ठीक हो सर, कैसे हैं? हाँ देखा हूँ सर, थोड़ा भी ऑनलाइन क्लास में हूँ सर, फिर मैं आपके बच्चों को भी जोड़ूंगा सर, जोड़ कर पढ़ा दूंगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर, मैं भी क्लास में हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ सर। हाँ तो देखो, जब पंपिंग ग्रुप रहता है तो इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये दोनों ऑर्थो हो गया, ये पैरा पोजिशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर बढ़ गया, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा आपको ऑर्थो पर आकर के अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ जाएगा या पैरा पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ जाकर के लगेगा ये हम लोग को तय हो जाता है, पता चल जाता है। अगर इसी पर कोई इलेक्ट्रॉन ये क्या विथड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो इलेक्ट्रॉन विल बी withdrawn from ortho and para position but meta position is remain intact. मेटा पोजिशन रिमेन इंटैक्ट रहता है, जिसके वजह से क्या कहा जाता है आपको, उस पर कोई भी इनकमिंग ग्रुप जो होगा मेटा पर लगेगा। बट हेयर मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। Consequently, incoming group will be attached on ortho and para position when the toluene is treated with halogen in the presence of iron or anhydrous FeCl3 ना। ये क्या है, तो इट इज हैलोजन कैरियर। ये क्या है आपका, तो हैलोजन कैरियर है, और हैलोजन कैरियर का क्या काम है, तो इस हैलोजन को कैरी करेगा और इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर देगा, और यही इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर जाकर भेज देगा। रिएक्शन देखिए आपके सामने है। तो एक हैलोजन आपका जाके कहाँ लग गया, ऑर्थो पर लग गया, एक हैलोजन कहाँ लग गया आपको, पैरा पर लग गया, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग चूंकि था ही, इसलिए ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर हैलोजन के जगह पर आप Cl2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, तो जनरली हम लोग Cl2 और Br2 लेकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हाइलाइड। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट बेंजीन रिंग ले लिए और हैलोजन से रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड अनहाइड्रस FeCl3, दोनों में से कोई ले लीजिए। इसका काम क्या है, एज ए हैलोजन कैरियर, हैलोजन को के साथ कंबाइन करेगा। क्यों कंबाइन करेगा, इट इज लुईस एसिड। ये क्या है आपका, अनहाइड्रस FeCl3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यह आसानी से इस पर अटैक कर देगा और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। जब कम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ से ये जनरेट कर देगा क्या, X प्लस इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दूसरा यही ना है आपका हैलोजन। हैलोजन देखो, ये हैलोजन, ये हैलोजन, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कम्प्लेक्स बना दिया। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जैसे ही कमी हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। तो एक्स पर कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा, स्लाइटली ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यही जाकर के ऑर्थो इसमें बेंजीन रिंग में कहीं पर भी अटैच कर सकता है, क्योंकि सभी पोजिशन जो होता है बेंजीन रिंग में इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन आकर के लग गया। If X is equal to Cl2, bromoarenes are also prepared similarly, but iodoarenes cannot be prepared by direct iodination as explained earlier. Why so? Because iodoarenes will be formed,
ठीक है, और iodines will again combine with HI formed in that very reaction, which is a strong reducing agent which will reduce the alkyl iodide, ना, यानी एराइल आयोडाइड इनटू आयोडीन एंड द करस्पॉन्डिंग एरेन्स, इसीलिए ऐसा होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे AgClO4 ले लिए हम लोग, ठीक है, HNO3 ले लिया, और पहले मैं बता चुका हूँ 3-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, ठीक है, क्लोरेट ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि HI जो फॉर्म होगा वो HI को कंज्यूम कर देगा AgClO4, ठीक है, ये सिल्वर क्लोरेट, तो जब कंज्यूम कर देगा तो HI बनेगा, रहेगा ही नहीं, तो ये जो एराइल आयोडाइड बन रहा है वो आपको क्या कहा जाता है, डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग पर, और इसमें नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए, मैं आपको दूसरे रिएक्शन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। बाई सैंड मेयर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें 2 स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, and this step is known as diazotization, ना, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइजेशन। अब जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, कई एक बार बोर्ड में पूछ चुका है, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, बट यू हैव राइट द रिएक्शन आल्सो। केमिस्ट्री में जितना पॉसिबल रिएक्शंस होता है उतना आपको लिखना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, और डाइएजोटाइजेशन को हम लोग, क्या है डाइएजोटाइजेशन सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, आइए हम लोग देखते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग, जैसे हम लोग एनिलीन लेंगे, और एलीन का रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड in the presence of HCl, but nitrous acid is highly unstable compound, therefore it is prepared in situ. For the formation of nitrous acid we takes sodium नाइट्राइट एंड कॉन्क HCl ले लिए और नाइट्रस एसिड ले लिए। तो देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से NO2, HNO नाइट्रस एसिड बन गया। ही तो नाइट्रस एसिड आपका है, इसको इधर से लिख दिए, हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन लगा दिए, इधर H था तो OH ले आए, तो यहाँ से देखो H2 और यहाँ से O H2O बन करके निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से OH मिल करके H2 को फिर बन गया आपका 2H2O निकल गया। यहाँ पर बेंजीन रिंग से अटैच क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से अटैच क्या है, डबल बॉन्ड के बाद क्या है, फिर N है नाइट्रोजन, और फिर उससे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन है। तो इसी को तो हम लोग कह दिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन आप कंप्लीट देख लीजिए। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अगर क्लोरीन लेते हैं तो, अब क्लोरीन यहाँ पर लिया हुआ है, वहां पर X के जगह पर आप क्लोरीन मानिए, ठीक है। तो दिस स्टेप इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन, एंड डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल बेंजीन या क्लोरोबेंजीन। The both steps are known as सैंड-मेयर रिएक्शन। दोनों स्टेप को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तब उस रिएक्शन को हम लोग सैंड-मेयर रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं। When बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ना, यहाँ पर X इज इक्वल टू Cl, तो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज बेंजीन, और ये हो गया डाइएजो, ये हो गया क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड इट इज ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, then it will give chlorobenzene. When this benzene diazonium salt is treated with cuprous bromide in the presence of HBr, then bromobenzene is formed, and when this benzene diazonium chloride is treated with potassium iodide, then बेंजीन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, और यह बेंजीन आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हेलोएरीन्स, ना, विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, बोथ स्टेप्स आर कॉल्ड सैंड-मेयर रिएक्शन। किसी बुक में कंफ्यूज करा देता है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे, एक स्टेप लिखेंगे, दैट मीन्स व्हेन द aniline is treated with nitrous acid in the presence of HCl. For the formation of nitrous acid, we take sodium chloride and HCl, ना, सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं,
क्या कहा जाता है, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं और HCl लेते हैं, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl रिएक्ट करके आपको NaCl देगा और नाइट्रस एसिड देता है। दिस नाइट्रस एसिड विल रिएक्ट विथ एनिलीन ना टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. This step is known as diazotization, and when the benzene diazonium chloride is treated with cuprous chloride in the presence of HCl, then chlorobenzene is formed. This step is both steps are नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन, और उसी में हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या कहा जाता है, HI लेकर के नहीं बनाते हैं। क्या लेकर के, यहाँ पर HI हम लोग लेकर के नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं लेके बनाएंगे, क्योंकि जब HI लेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग HI लेंगे तो HI एक सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर अल्काइल एराइल आयोडाइड बन भी गया तो इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसीलिए हम लोग पोटासियम आयोडाइड बना ले लेते हैं, तब बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन और, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन बना दिए, ब्रोमो बेंजीन बना दिए। आयोडोबेंजीन के लिए हम लोग पोटासियम आयोडाइड ले लिए। फ्लोरोबेंजीन अभी तक नहीं बनाए हैं, उसके बनाने के लिए अलग रूट है ना, क्योंकि हम लोग फ्लोरीन जो होता है HF अगर लेंगे तो इट इज एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट HF नहीं लेते हैं, उसको हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं, दूसरे रूट से बनाते हैं। आइए उस रूट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यही बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो ग्रुप है इसको डाई जो ग्रुप बोल दिए, ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिए और इसको HBF4 के साथ हिट कर दिए। HBF4 के साथ जैसे ही हिट कीजिएगा तो यहाँ से H, यहाँ से Cl साइड प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ पर BF4 लग गया, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर हिट कर दिए तो देखिए यहाँ से आपको बेंजीन निकलेगा और यहाँ से आपको फ्लोरीन निकल गया, तो देखिए फ्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ से BF3 बच गया, उसको निकाल दिए और बीच से ये आपका NO2 बाहर हो गया ना, और यहाँ से इस तरह से NO2 हो गया, ठीक है। अब आपको ये कंपाउंड मिल गया आपको, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोग बॉल्ज साइमन रिएक्शन कहते हैं। बुक में नहीं NCERT में, लेकिन क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज बॉल्ज साइमन रिएक्शन, ठीक है। तो बॉल्ज साइमन रिएक्शन आप देख रहे हैं, व्हेन द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन टेट्राफ्लोराइड देन इट गिव्स बेंजीन डाइजोनियम बोरॉन फ्लोराइड व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स फ्लोरोबेंजीन। दिस स्टेप इज नोन एज बॉल्जमैन साइमन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए दूसरा स्टेप हम लोग, दूसरा रिएजेंट यूज किए यहाँ पर, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो आपका हेलो एल्केन्स या हेलोएरिन्स जो होते हैं ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, वोलेटाइल होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज होते हैं, लोअर मेंबर्स गैस होते हैं, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट लार्जर देन द corresponding हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्काइल हाइलाइड में क्लोराइड है, हेलोजन है और अल्केन है, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इट विल गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू which there is dipole interaction, due to which the boiling point of haloalkanes are larger than that of the corresponding hydrocarbon, which is almost non-polar substance. Boiling point decreases on increasing the branching, ठीक है। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेज। जैसे एक नॉर्मल ब्यूटेन ले लीजिए, एक आइसोब्यूटेन ले लीजिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, आइसोब्यूटेन का होगा। क्यों कम होगा, आइसोब्यूटेन में वंडरवाल फोर्सेज कम होंगे। क्यों कम होंगे, आइए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। किधर गया मेरा पॉइंटर, यहाँ है। तो देख लीजिए एक कंपाउंड ले लिए ब्यूटेन, 2 3 4। बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब वह लिक्विड होगा। तो लिक्विड स्टेट में मोलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के थोड़ा करीब आएंगे, ठीक है। करीब आने से क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 4 जगह वंडरवाल फोर्सेज लग रहा है, ठीक है। और यही अगर आपको आइसोब्यूटेन ले ले हम, देखिए आइसोब्यूटेन लेकर के समझाता हूँ। ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। दूसरा मोलिक्यूल्स ले लीजिए,
वो भी लिक्विड स्टेट में, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, यह कार्बन इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा, यह इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा, यह इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। दीज कार्बन्स आर फार अवे, एज यू नो द डिस्टेंस इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। क्योंकि यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स खत्म हो गया, स्पेस में चला गया, फोर्स नहीं लग रहा है। अब क्या होगा, इसमें देखिए 1 2 3 4 जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वंडरवॉल फोर्सेस था, इसमें 3 जगह था। तो ब्रांचिंग होने की वजह से क्या हो गया, वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज कर गया, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। स्लाइटली स्लोबल इन वाटर, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। अगर हम लोग ये अल्काइल हैलाइड ले लिए, अल्काइल हैलाइड इज पोलर ऑल्दो इट इज ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर, व्हाई सो? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? आइए हम लोग मिल करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक एनिमेशन के सहारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द अल्काइल हैलाइड्स आर polar, although these are slightly soluble in water, it is and almost insoluble because energy is required to overcome the attractive forces between the haloalkanes molecules. haloalkane molecules में जो forces लगते हैं उसको overcome करने के लिए energy चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जब हम लोग का न्यू इंटरेक्शन होगा किसमें, वाटर और haloalkane के बीच में, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होना चाहिए था, लेकिन एनर्जी कम रिलीज हो गया। तो मोलिकुल्स का कंटेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जी कंटेंट जिस कंपाउंड का ज़्यादा होगा वह अनस्टेबल हो जाएगा। यही वजह है द इंट्रैक्शन बिटवीन द अल्काइल हाइलाइड एंड वाटर रिलीजेज लेस एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू व्हिच इट इज अनस्टेबल, दैट इज व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोअल्केन इन वाटर इज वेरी लेस एंड इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। देखिए ये आपका अल्काइल हाइलाइड हो गया। हाँ, तो देखो इस पर डेल्टा पॉजिटिव है चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है, डेल्टा निगेटिव है, इस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, डेल्टा निगेटिव है, इस अल्काइल हाइलाइड पर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो R और X बनेगा, ठीक है, इस पर डेल्टा माइनस और इस पर हो गया आपका डेल्टा प्लस, किससे इंटरेक्ट करेगा, वाटर से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तब इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग कहते हैं कि ये घुल गया। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होने लगता है तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। एनर्जी कम रिलीज होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी जिसकी घट जाती है। यही वजह है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन वाटर। सी दिस वन बाय एनिमेशन। उस बॉन्ड को जो डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा था उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर टूट गया उतना एनर्जी दे करके आप गर्म करके तोड़ भी दिए ना, तो न्यू इंटरेक्शन वाटर और अल्काइल हैलाइड के बीच में होगा। ठीक है, और उसमें एनर्जी जो होता है, जो इंटरेक्शन में वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा, जिसके चलते यह इंटरेक्शन जो है आपको अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके चलते पॉसिबिलिटी इसका घट गया, देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है हम लोग, ऑल्दो हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स आर पोलर एट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू attraction are set up between the haloalkanes and haloarenes and water molecules because they are not as strong as hydrogen bonding, ठीक है, between the water molecules। ठीक है, यही वजह है कि haloalkanes and haloarenes वाटर में कम सोलुबल होते हैं। वाटर में हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है, वहीं आपका जो न्यू इंटरेक्शन हैलोअल्केन्स या हैलोएरिन्स का बन रहा है वाटर के साथ, उसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही, यही वजह की अनस्टेबल हो जाता है। आइए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा किसका होगा, अल्काइल आयोडाइड का होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन का मोलिकुलर वेट ज्यादा है, एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो इस पूरे कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ज्यादा हो जाएगा, यह ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से इसका होगा, तब इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। बॉइलिंग पॉइंट का डाटा केल्विन में आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मिथाइल आयोडाइड का है,
तब उसमें है। आइए उसी तरह से हम लोग देखते हैं हेलो एरिन्स में। तो हेलो एरिन्स में आयोडीन जिसमें है, इसमें है आपका आयोडीन, एटॉमिक वेट ज़्यादा है, मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और सबसे कम इसका होगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक वेट फ्लोरीन का कम है। बेंजीन तो सब में कॉमन है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आइए, इंक्रीज इन साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्काइल ग्रुप के साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होगा, तो ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब आ जाइए फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगा, वही आपका वंडरवाल फोर्सेज रीजन हो गया। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेज घटेंगे, जब वंडरवाल फोर्सेज घटेंगे तो कम टेम्परेचर पर वो बॉन्ड टूटेगा। जब कम टेम्परेचर पर बॉन्ड टूटेगा मतलब कि उसको इवेपोरेट कराना आसान हो जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल 3 और 1 4 नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है, इसमें आपका देख लीजिए एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग बढ़ गया तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इसमें आपका क्लोरीन बीच में आ गया। ठीक है, क्लोरीन बीच में आने की वजह से आपका वंडरवाल फोर्सेज पर असर पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें 3 ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग घट गया। ब्रांचिंग घटने की वजह से आपका कितने जगह इंटरेक्शन होगा, 1 2 3 जगह इंटरेक्शन, कितने जगह होगा, यही ना है आपका, एक एक ये हो गया आपका दूसरा कार्बन। ठीक है, और ये हो गया आपका तीसरा कार्बन और ये हो गया क्लोरीन। तो सिर्फ 2 ही कार्बन के चलते फोर्स लग रहा है, दूसरा मोलिक्यूल से यही ना हो जाता हम लोगों को। ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, और इस पर एक सी और एक इस पर सी, तो 2 जगह लग रहा है। इसमें आपको ज़्यादा लग जाता, तो जिसमें ज़्यादा होगा उसका मोलिकुलर वेट, ये क्या कहा जाता है, वंडरवाल फोर्सेज ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज। हाइड्रोजन एटम इसमें ज़्यादा है, तो देखिए 350 है केल्विन, और इसमें 3 क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म है, तो 334 केल्विन है। इसमें 2 क्लोरीन है, 313 है, और इसमें 1 ही क्लोरीन है, 249 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ने से क्या होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोमेटा एंड पारा आइसोमर्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड thus they cannot be easily separated by fractional distillation या सिंपल डिस्टिलेशन। ऑर्थोमेटा और पैरा जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और बहुत क्लोज होता है, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर दैट मिक्सचर whose components have different boiling point। ठीक है, और डिमार्केबल डिफरेंसेज आ जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग यूज करते हैं। वेयर सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर दोज मिक्सचर which contains only 2 component, and if there is more than 2 component having different boiling point then fractional distillation is used, तब उसमें हम लोग यूज करते हैं। तब डिस्टिलेशन वर्ड कह दिया, इसका मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन दोनों की बात कर रहा है। आइए अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ para isomer is always higher than ortho and meta isomer because para isomer being symmetrical fits well into the crystallattice structure. As a result, intermolecular force of attraction are stronger, hence para isomer melts at higher temperature। आइए, पारा आइसोमर में देखिए एक क्लोरीन ऊपर की तरफ है तो दूसरा क्लोरीन नीचे की तरफ है। और एक चीज और, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग सॉलिड सब्सटेंस का डील करते हैं, तो ये सॉलिडिफाई पहले क्या होगा, गैस होगा तो इसको लिक्विड में बदलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में बदलेंगे, सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस से स्ट्रक्चर बनता है। लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट का है, क्रिस्टल लैटिस से स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से आसानी से इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये क्या हो
जब कंपैक्टली पैक्ट हो जाएगा, जब कंपैक्टली पैक्ट हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा पर यूनिट एरिया में, जिसके चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका पैरा पोजीशन का क्या होता है, ऑलवेज ज़्यादा होता है। वहीं ये देखिए ऑर्थो कंपाउंड है और ये मेटा कंपाउंड है, तो आपका ऑर्थो का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्या चीज़, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है और मेटा का सबसे कम होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, कंपेरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थोमेटा एंड पैरा आइसोमर्स, तो इसका डाइपोल मोमेंट इसका जीरो देख लो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। इस क्रिस्टलेटिस स्ट्रक्चर में ढेर सारे मोलिकुल्स इसमें फिट कर जाएंगे। अब आइए ऑर्थो क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन में देखिए, एंगल बिटवीन टू क्लोराइड एटम इज 60 डिग्री, इसके बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, वहीं आपका इसमें एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा 60 डिग्री पर ज़्यादा होता है। ये 2.54 डायोप्टर होता है, डायोप्टर नहीं, इसका यूनिट क्या है, डिबाई यूनिट ना, डाइपोल मोमेंट का यूनिट डिबाई यूनिट होता है, तो ये डी हो गया डिबाई यूनिट के लिए। ठीक है, और इसका यूनिट देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट का 1.72 ये हो गया आपका डिबाई यूनिट हो गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो गया और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछे कि किसका ज़्यादा होगा, वो आपको डील कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्यों कम है, उसका ज़्यादा क्यों है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आइए, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स डिक्रीजेज as the angle between the two halogen atoms increases। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आपको क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। टाइम देखो तो कितना हो गया जी, 10:46 हो रहा है। चलिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा मेटा आइसोमर्स डिक्रीजेज एज द एंगल बिटवीन टू हैलोजन एटम इंक्रीजेज। और यही फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, यही ना, दो वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, ये एंगल हम क्यू मान लिए या थीटा जो मान ले हम मान लीजिए, एक वेक्टर एक्स इधर है, दूसरा वेक्टर एक्स इधर है, ये इधर पॉइंटेड है, ये इसका डायरेक्शन इधर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, म्यू बराबर एक्स स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसी फार्मूला से आप निकालेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्थो का हो जाएगा, तब मेटा का होगा, तब पैरा का होगा। एंगल आप देख चुके हैं उसमें। अब आ जाइए, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है आपका, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन कहता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर, इसका क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम है, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट आपका ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो देखिए इसमें यह क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, एस कैरेक्टर 33% है, और इसमें जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वह sp3 हाइब्रिडाइज है, जिसमें इसका एस कैरेक्टर कितना है, 25% है। तो एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, इसमें कम है, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से ये क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, एस सबशेल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से, और इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर देयर विल बी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपाउंड हैविंग मोर एस कैरेक्टर, दैट इज व्हाई द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन विल डिक्रीज। जब बॉन्ड लेंथ घट गया तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस। तो चूंकि सेपरेटिंग डिस्टेंस इसमें क्लोरो इस कंपाउंड में घट गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से, क्योंकि उसमें इस कैरेक्टर बढ़ गया। तो जब लेंथ घट गया तो यही ना होता है आपका डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो गया, q इंटू आर, जहाँ q क्या हो गया, दो चार्जेज हैं, सपोज एक चार्ज q यहाँ है, दूसरा चार्ज q यहाँ है ना, ये प्लस q है, ये माइनस q है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन लग रहा है, सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना है, r है, स्मॉल सेपरेटिंग डिस्टेंस। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड इट्स सेपरेटिंग डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सिंस इन दिस केस द सेपरेटिंग डिस्टेंस इज लोअर, दैट इज व्हाई म्यू विल डिक्रीज। म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा इस फॉर्मूला की वजह से। जब म्यू डिक्रीज कर गया तो यही तो क्वेश्चन था कि हम लोग को डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, सेपरेटिंग डिस्टेंस r का वैल्यू बढ़ गया तो म्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो सब क्वेश्चन बनता है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, इन टेक्स्ट में मिले, एक्सरसाइज में मिले, क्वेश्चन बैंक में मिले, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। डी टू ग्रेटर एस कैरेक्टर sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized carbon. As a result, CCl bond in chlorobenzene is less polar than in cyclohexyl chloride. इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, ड्यू टू रीजन CCl bond in chlorobenzene acquires partial double bond character in which mu is equal to q into r। तो आपका क्या कहा जाता है, r का वैल्यू घटने से उस पर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो क्लोरोबेंजीन हैज लोअर डाइपोल मोमेंट देन द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ड्यू टू लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन क्लोरीन एटम एंड शॉर्टर कार्बन Cl डिस्टेंस। तो दोनों में से कोई एक करके ले लीजिए आप, चाहे तो शॉर्टर बॉन्ड r का वैल्यू रख करके एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे मैं एक्सप्लेन किया, या फिर आपको पोलरिटी पर ये उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दोनों में से दोनों मेथड आपका सामने है, आपको जो अच्छा लगे उस पर इसको आप जाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए इसमें एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, बहु उठा करके इसको डाल दिया हूं मैं। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं जनरली, जैसे आप पढ़े होंगे कि एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 4 है और डाइपोल मोमेंट सबसे कम इसी का होता है, CCl4 का 0 होता है। देखो CCl4 तुम्हारा कहाँ, यहाँ है, चारों 4 डायरेक्शन में है। ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 हो गया। ये डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0 हो गया। डाइपोल मोमेंट CCl4 का यहाँ 0 डिवाई यूनिट हो गया। अब हमको कंपेयर कराना है CH2Cl2 और CHCl3 में, तो ये हो गया आपका CHCl3। ठीक है, और ये हो गया आपका CH2Cl2। तो CH2Cl2 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, जबकि इसमें 2 ही क्लोरीन है और इसमें 3 क्लोरीन है क्लोरोफॉर्म में, इसी का कम हो गया। ऐसा क्यों हो गया, आइए हम लोग देखते हैं। क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, तीनों को लगा दिए, इस तरह से अरेंज होता है। तो ये इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के चलते डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को CCl बॉन्ड है ये और ये, इसके चलते जो भी डाइपोल मोमेंट आ गया उसका वैल्यू इतना हो गया। इस केस में देखिए दोनों क्लोरीन इस तरह से है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी इधर से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में हो गया। तो आज ये होल दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया, इसलिए उसका वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा इनहांस कर जाएगा। इसीलिए डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो वैल्यू जो होगा सबसे ज्यादा डाइक्लोरो मीथेन में होगा, तब क्लोरोफॉर्म में होगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं भी बोलते बोलते थक गया हूं। अब नेक्स्ट क्लासेज की पढ़ा दे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलिए। नहीं सर, कल तक। कल ना, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स कल से पढ़ना है।